from chemicals, also named as chemical energetics. देखो बच्चे, ये चैप्टर ना बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फंस जाते हैं बच्चे से। और क्यों फंस जाते हैं, मतलब मैं ये बच्चों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जब बच्चे इधर उधर से आते हैं पढ़कर, तो दे रियलाइज कि यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं है। याद रखें। अच्छा, अजान शुरू हो गई है, अजान का ब्रेक ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपको कि एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही एक फ्रूटफुल चैप्टर है शायद। यानी बास चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े हैं और उसमें से ज्यादा मार्क्स आते हैं, बास चैप्टर ऐसे छोटे हैं जिसमें से कम मार्क्स आते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लेंदी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें तो मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बड़ा फ्रूटफुल है। इस चैप्टर में हर एक मार्क सॉलिड मार्क है। अगर आप इस चैप्टर के पास पेपर्स देखेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर या तो फुल मार्क वाला है या जीरो मार्क वाला है। अब इस चैप्टर को बेटा वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है जैसे, उसको दिमाग से निकाल दें। ये इसको ऐसे ही बिठाना है। ये चैप्टर थोड़ा मैं लेंदी कर दूंगा बिकॉज आई नीड टू कवर एवरीथिंग, एंड देन इंशाल्लाह यू विल सी कि तुमसे पास पेपर कितना मक्खन मलाई तरीके से होता है। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। बेटा चैप्टर की हेडिंग आपको कुछ बता रही है। यहां एनर्जी के वर्ड से मीनिंग हमारा, या एनर्जी के वर्ड से जो हमारी मुराद है, वो हीट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी। और केमिकल्स का वर्ड यहां आया है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल बोलो, रिएक्शन से। तो जरा वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। दोबारा से मेरे बच्चे, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स में आपको हेडिंग से कुछ अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि इस चैप्टर में वी नीड टू टॉक अबाउट हीट एनर्जी विच इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग, बोलो, chemical reaction. In this chapter we will supposedly be talking about heat energy which is involved in chemical reactions. अब इससे पहले कि मैं डायरेक्टली ये चैप्टर शुरू कर दूं, मुझे ये भी क्लैरिटी आपको देनी है कि क्या आपको ये पता भी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर तो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है हाँ जाना दो भाई। देखो बेटा, जब आप बात करते हो किसी चेंज की, चेंज, तो हम केमिस्ट्री में या साइंस में दो तरह का चेंज देखते हैं। एक चेंज है फिजिकल चेंज और एक चेंज है केमिकल चेंज। मैं दोनों को एग्जांपल से समझाता हूं। आपके घर में मेहमान आ गए, अम्मी ने कहा बेटा टैंक रखा हुआ है, टैंक बनाकर ले आओ। आपने क्या किया, एक ग्लास निकाला, उसमें टैंक पाउडर डाला, चीनी डाली, पानी डाला, गड़गड़ 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 ला के पिला दिया। अब जब आपने वो टैंक का शरबत ग्लास तैयार कर लिया, क्या उसमें टैंक पाउडर विजिबल होता है? बोलो भाई। जब वो शरबत बना लिया, क्या टैंक पाउडर विजिबल है? नहीं। क्या चीनी उसमें विजिबल रहती है? नहीं रहती। तो मेरे बच्चे, बाजाहिर तो चेंज आ गया या नहीं आ गया? ये चेंज आ गया, लेकिन क्या ये चेंज एक केमिकल रिएक्शन होगा? क्या ये चेंज एक केमिकल चेंज होगा? अब ये कैसे पता चले? तो मेरे बच्चे, क्या उस शरबत में टैंक की प्रॉपर्टी है या नहीं है? टैंक का टेस्ट बाकी है या नहीं है? चीनी का फ्लेवर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। मालूम हुआ कि इस चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। अपीयरेंस तो चेंज हुई है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बिहेवियर चीनी का है वो अभी भी फील हो रहा है, जो टैंक का फ्लेवर है वो अभी भी फील हो रहा है। इसका मतलब ये चेंज एक केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। आपने टैंक बनाकर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हाइड्रोजन गैस का नाम सबने सुना होगा, हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस इज अ हाईली हाईली फ्लेमेबल गैस। ये हाइड्रोजन गैस इतनी फ्लेमेबल होती है, हम अभी पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं डिफ्यूजन में, कि मास भी इसका कम होता है, बहुत तेज डिफ्यूज करती है। ये इतनी तेज और इतनी खतरनाक फ्लेमेबल गैस होती है कि अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में यहां पर एक टॉर्च हो, एक माचिस की तीली हो, और वो कमरे के उस तरफ जो है हाइड्रोजन मौजूद हो, यहीं से आग पकड़ लेगी। यहां पर मैं उस तीली के साथ ही जल पड़ूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली हाइड्रोजन इज सच अ हाई फ्लेमेबल गैस एंड इट डिफ्यूजेस सो रैपिडली कि बड़ा तेजी से वो आग पकड़ती है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक हाईली फ्लेमेबल गैस है। अच्छा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन वो गैस है जिसके बगैर जलना मुमकिन ही नहीं है। याद रखें, ये नॉलेज भी है केमिस्ट्री की, कि किसी चीज को जलाया ही नहीं जा सकता बगैर ऑक्सीजन के। आपने नोटिस नहीं किया मूवीज में क्या दिखाते हैं कि जब किसी के ऊपर आग लग जाती है क्या करते हैं? पानी तो डालते हैं, लेकिन अगर पानी अवेलेबल नहीं है क्या करते हैं? या तो उसको लिटाकर रोल करने के लिए कहते हैं, या उसके ऊपर कोई मोटी कंबल या चादर को लपेट देते हैं। या सोनो, क्यों लपेट देते हैं? ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई
ब्लॉक हो जाए, समझो, बोलो ना, गूंगे नहीं बनो, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाए, बंद। याद रखें, ऑक्सीजन के बगैर जलना पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन आपके खानदान की फुप्पो की तरह है, जिसके बगैर कोई, अच्छा, जिनकी फुप्पो है ऐसी, सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई है। तो ऑक्सीजन के बगैर जलने का प्रोसेस क्या है बेटा, मुमकिन नहीं है। इसी वजह से तुमने नोटिस नहीं किया कि घर में गैस पाइप में गैस आ रही है नहीं आ रही, बेटा बोलो। लेकिन जब तुम उस स्टोव में जब माचिस लगाते हो तो तुम क्या देखते हो कि सिर्फ स्टोव जलता है, वो जो बर्नर है वो जलता है, पूरा पाइप तो नहीं जलता। नोटिस किया आपने? लेकिन कभी आपने साइंटिफिकली सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। भाई आप सोचें, ये पाइप आ रहा है तो गैस तो इसमें ऑल द वे आ रही है ना, यहां से ये मीथेन गैस तो ऑल द वे इस पाइप में है। आप जब यहां पर आग लगाते हो तो फ्लेम सिर्फ यहां जल रहा है, ये फ्लेम अंदर तक क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अंदर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अंदर क्या नहीं है? आप जरा पाइप में दो सुराख मार के तो देख लो, कर लेना आज जाकर, आज कर लो, और मैं बताऊं वीडियो भी बनाना। देखो ये सब वीडियो बना के दोगे तो मुझे मेरे चैनल के लिए कंटेंट मिलेगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि कंटेंट में लेक्चर्स के अलावा जरा केमिस्ट्री का जो पागलपन है वो भी डाला जाए। तो वो पागलपन मेरे लिए डालना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मुझे ही कुछ हो गया तो इसलिए आप में से आज क्या करना, कुछ भी नहीं करना। आज आपने मेरी बात को टेस्ट करना है कि सर ने बताया कि ऑक्सीजन के बगैर जलना मुमकिन नहीं है, आज टेस्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, गैस जो पाइप आ रहा है उसको आप डायरेक्टली मैच स्टिक लगाओगे, वो इसी तरह से जल पड़ेगा जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने एक कील लेनी है, नेल लेना है, और गैस पाइप में 2-3 जगह सुराख कर देना है, और फिर दोबारा यही काम करना है, मुंह के करीब रख के। तो आप देखोगे कि इंशाल्लाह आप जब अगली क्लास में आओगे तो आप लड़के ही क्यों ना हो, नकाब आपने किया हुआ होगा, क्योंकि मुंह काला हो चुका होगा तुम्हारा। समझ आ रही बात? तो होगा क्या, जब ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा ना तो जल पड़ेगा। बताना ही चाह रहा था, बताने का मकसद कुछ और था कि हाइड्रोजन बहुत ही तेज जलने वाली गैस, ऑक्सीजन जलाने के लिए जरूरी। जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और पानी की प्रॉपर्टी क्या है, ना जलता है ना जलाता है, बल्कि जल 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 जो आग है उसको बुझाने के काम आता है। समझा क्या रहा हूं, प्रॉपर्टीज इंटायरली चेंज हो गई। प्रॉपर्टीज इंटायरली क्या हो गई? हम जब टैंक वाली एग्जांपल देख रहे थे तो उस टैंक वाली एग्जांपल में तो टैंक का प्रॉपर्टी बाकी थी, चीनी की प्रॉपर्टी बाकी थी। लेकिन जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, एक जलने वाला और एक जलाने वाला, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक ऐसा कंपाउंड जो आग को सपोर्ट करता ही नहीं है बल्कि आग बुझाने के काम आता है। यस और नो? तो प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं हुई बेटा, बोलो। बिल्कुल हो गई। तो समझाना ये चाह रहा था, कहां से शुरू कर रहा हूं, फिर कहते हो कि केमिकल रिएक्शन में पढ़ना है। लेकिन केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, बोलो? ऐसा रिएक्शन, ऐसा चेंज जिसमें रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, और जब इनसे प्रोडक्ट बना तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल, बोलो बेटा, अलग हो गई। तो ऐसा चेंज जिसमें प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएं, तो मेरे बच्चे उसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ये बात समझ आ गई? ये लिखना नहीं था, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया कि जब हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब चीजें इस तरह से रिएक्ट करें, इस तरह से कंबाइन हो कि उनके प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, चेंज हो जाए, तो फिर हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। खैर, अब केमिकल रिएक्शन में जो चीजें लेफ्ट साइड पर लिखी जाती हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीजें राइट साइड पर लिखी जाती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, ये मैं इतनी बेसिक्स इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले सालों में देखा है कि बच्चों को ये भी अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होता कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं। जो चीजें लेफ्ट साइड पर लिखी होंगी वो रिएक्टेंट है, और जो चीजें राइट साइड पर लिखी होंगी, बोलो भाई, वो क्या है, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है भाई? ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, इसमें बोलो बेटा ये क्या है, फिर से रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर बच्चों को लगता है कि जो दो लिखे हैं वो रिएक्टेंट है और जो अकेला लिखा हुआ है प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, लेफ्ट तो है ना, लेफ्ट राइट तो खराब नहीं है आप लोगों का। लेफ्ट साइड पर जो चीजें लिखी है उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड पर जो चीजें लिखी है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। इज दिस क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों, यस और नो? अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि चैट में ना हमने कॉमेडी नहीं करनी है, कॉमेडी उतनी जितनी हमने कर ली, अभी फोकस करना है, ठीक है जी? आपको अवॉइड करे जाने का मकसद है, आपको ये
अलार्म देना कि आपने चैट में तवज्जो नहीं लगानी है, यहां तवज्जो लगानी है। अच्छा जी, तो आप वापस आ जाएं, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? एनर्जी फ्रॉम केमिकल। तो हमने केमिकल रिएक्शंस में किसकी इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करना है? हीट की इन्वॉल्वमेंट को। अब आ जाएं, पहला डेफिनेशन इस चैप्टर का मैं आपके मुंह पे मारने लगा हूं, आई मीन समझाने लगा हूं, दैट इज थर्मो केमिस्ट्री। पहला डेफिनेशन आ गया इस चैप्टर का, थर्मो केमिस्ट्री। पहला डेफिनेशन आ गया बेटा, थर्मो केमिस्ट्री। बेटा थर्म का वर्ड लिटरल मीनिंग होता है हीट। थर्म कहते हैं हीट को, और अभी मैंने बताया केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री कहां से आया? केमिकल रिएक्शन से आया। तो मेरे बच्चे, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। which word पे गौर करो, thermochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of heat changes which occur during chemical reactions. वर्ड से ही डेफिनेशन समझ में आ रही है। थर्मोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ व्हाट? हीट चेंजेस। इट इज द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस व्हिच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज होता है, साथ में हीट एनर्जी में भी चेंजेस आती हैं, और उन्हीं को हमने पढ़ना है। तो बेटा व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? हाउ डू वी डिफाइन इट? इट्स वेरी सिंपल, स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। कौन सी वाली हीट चेंजेस? विच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। इज दिस क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों? स्टडी ऑफ हीट चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लिखते जाओ तेज तेज। स्टडी ऑफ heat changes which occur during chemical reactions is called thermochemistry. तो पहला डेफिनेशन मेरे तमाम बच्चों को याद हो जाना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री, अगेन वन लास्ट टाइम, डेफिनेशन को वर्ड से समझे, स्टडी ऑफ हीट चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अगला टर्म आ रहा है बेटा, लिख लिया बच्चों ने? अगला टर्म आ रहा है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अगला वर्ड आ रहा है, अगला टर्म आ रहा है थर्मो केमिकल रिएक्शंस। हाँ भाई, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एवरीबॉडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शन होंगे? वो रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस आ रही हैं, वो रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस आ रही हैं, उन रिएक्शंस को क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्म अगेन क्या है? हीट। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस आती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल। अब थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो समझो। देखो, जब आप रिएक्शन कराते हो तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। और प्रॉपर्टीज टोटली क्या हो जाती है बेटा? बोलो। प्रॉपर्टीज टोटली, ऑनलाइन वाले बोलते जाओ, प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? टोटली चेंज। तो हम ये कहते हैं कि जब हम रिएक्शन कोई करा रहे होते हैं ना, तो उसमें मटीरियल तो चेंज होता ही है। केमिकल रिएक्शन में मटेरियल तो चेंज होता है, लेकिन मटेरियल के साथ साथ हीट एनर्जी में भी चेंज आता है। और जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी में चेंजेस आ रहे हो, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अगेन, दोज केमिकल रिएक्शन, सुनना फिर लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच मटीरियल चेंजेस अकर अलोंग विद हीट चेंजेस। वो रिएक्शंस जिनमें मटेरियल का चेंज तो आए, साथ साथ हीट का चेंज भी आए, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल। सर कौन से रिएक्शन? अभी आपके घर से निकालूंगा, सारे घर में ही हो रहे हैं आपके, आई मीन घर के बाहर भी हो रहे हैं, बट घर में भी बेताशा रिएक्शन हो रहे हैं। अभी सारी एग्जांपल्स आएंगी तो बात समझ में आ जाएगी। तो बेटा क्या नाम था तुम्हारा? मनाहिल। मनाहिल, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें मटेरियल चेंज के साथ साथ, बोलो ऑनलाइन वालों, हीट चेंज भी आ रहा है, तो उसमें उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री तो ब्रांच थी ना केमिस्ट्री की, थर्मोकेमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कह रहे हैं जिसमें हीट चेंजेस आते हैं। तो प्लीज लिखिएगा, दोज
chemical reactions in which material changes are accompanied by, बातें कौन कर रहा है? भिन की आवाज किसकी आ रही है? Those chemical reactions in which material changes are accompanied by heat changes are called, देखो जहां तक डेफिनेशन है ना चैप्टर साथ साथ याद होना चाहिए, आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। दोज केमिकल रिएक्शंस, बट आसान समझ में आ रही है आपको बात? आपको बेटा पीछे क्या नाम, नाम क्या आपका? आयशा। Those chemical reactions in which material changes are accompanied by, बेटा मटीरियल, जोहेर कह रहे हैं मटीरियल चेंज का क्या मतलब है? मटीरियल चेंज का मतलब है कि एक मटीरियल बिल्कुल इंटायरली किसी डिफरेंट मटीरियल में चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज इंटायरली चेंज हो जाती हैं। शुरू में मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन तो हम कहते ही उसको है ना जिसमें एकदम प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अभी मैंने एग्जांपल आपको आसान एग्जांपल दी आपके समझने वाली, कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, टोटली इंटायरली डिफरेंट ही चीज बन जाती है, तो इसी को हम कह रहे हैं मटीरियल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में मटीरियल चेंज तो होता ही है, साथ में हीट चेंज भी हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। बेटा केमिकल रिएक्शन में मटीरियल चेंज आता है, रानिया यू आर कंफ्यूजिंग दिस। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें मटीरियल चेंज आए। अब उसमें मटीरियल चेंज के साथ साथ अगर हीट एनर्जी भी चेंज हो जाए तो फिर आप इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। वन लास्ट टाइम वर्ड पर गौर करो, थर्म किसे कह रहे थे? हीट को, और केमिकल रिएक्शन तो लिखा हुआ है। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। और जब हम केमिकल रिएक्शन का वर्ड कह रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू में मैंने क्या बताया कि उसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मटेरियल क्या हो जाए, इंटायरली चेंज हो जाए। हमने शुरू में क्या अर्ज किया कि वही चेंज केमिकल चेंज कहलाता है जिसमें प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो जब वर्ड केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब मटेरियल तो चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज तो चेंज हो रही हैं, साथ में किसमें चेंज आ रहा है? हीट में भी। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मुनज़्ज़ा कैसे चेंज हो रहा है, अभी इसी का जवाब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अब आ जाओ बेटा टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। आशीष लोहाना, कुछ बात समझ आई है आपको बेटा? आपने लिखा है समझ में नहीं आया, इज दिस क्लियर टू यू नाउ? टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थैंक यू बेटा मेरा बच्चा। अब यहां से आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा हुआ है बेटा। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। असल में आपने स्कूल में पढ़ा यही से था, पीछे आपने पढ़ा ही नहीं है। तो वो रिएक्शंस जिनमें हीट चेंजेस आती हैं यानी थर्मोकेमिकल रिएक्शन, वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। नंबर वन एंडोथर्मिक, और नंबर टू, ये चैप्टर ऐसा है कि जिस बच्चे को चैप्टर का नाम याद नहीं होता वो क्या कहता है? हाँ सर वो एंडो एक्सो वाला चैप्टर, एंडो एक्सो वाला। तो ये आ गया वही चैप्टर एंडो एक्सो। जो बच्चे अब तक सस्पेंस में बैठे थे कि सर ने ये कौन सा चैप्टर शुरू कर दिया, तो अब उनको समझ में आ गया होगा ये एंडो एक्सो वाला चैप्टर है। तो मेरे बच्चे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जरा वर्ड पर गौर करिएगा। एंडो का वर्ड आया है एंटर से, और थर्म किसको कहते हैं? अभी बताया था, हीट को। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐसे रिएक्शंस जिनको करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हीट एनर्जी क्या हो करता है, वो एब्जॉर्ब। समझना बेटा, एग्जांपल देता हूं फिर दोबारा आता हूं। आपके सामने लोहा पड़ा है, लोहे का एक ब्लॉक है, आप उसे मेल्ट कर रहे होते हो। क्या करते हो मेल्ट करने के लिए? उसे हीट एनर्जी देते हो, देते हो, देते ही जाते हो, देते ही जाते हो, देते ही, और वो हीट एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता जाता है, करता जाता है, और करते 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 आखिरकार मोल्टन लावा बन जाता है। यस और नो? ये कैसा प्रोसेस हो रहा है? एंडो
थर्मिक। हीट क्या हुई, लोहे के ब्लॉक ने हीट क्या की, एब्जॉर्ब की इवेंचुअली कन्वर्ट हो गया किसी और चीज में, मोल्टन लावा में। इज दिस क्लियर? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अरे इस कमरे में एसी चल रहा है, ये एसी भी तो कौन सा प्रोसेस कर रहा होता है, एंडोथर्मिक। समझे? ये एसी क्या कर रहा है, इस कमरे की हीट एनर्जी को इस कमरे से सर्कुलेट करके बाहर निकाल रहा है। इसीलिए आप एसी के आउटर के पास जाते हो, वहां से गर्म हवा आ रही होती है। इस कमरे में जो हीट है, इस कमरे की हीट एनर्जी को सर्कुलेशन से बाहर फेंक रहा है। तो कमरे से हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। कमरे से क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके बाहर आउटर वाली साइड से फेंक रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि एसी का जो आउटर होता है वो क्या होता है, गर्म। वहां से गर्म हवा आ रही है, और कमरा जब यहां से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा। अच्छा जी, फ्रिज में भी तो यही काम हो रहा है। तो गौर तो करो, घर में ही है सारी एग्जांपल। फ्रिज में क्या होता है, आप खाना जाके रख देते हो हल्का गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर का। अब फ्रिज में क्या हो रहा है, वही कूलिंग इफेक्ट, कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। और एसी के जो बैक, सॉरी, फ्रिज की जो बैक साइड होती है, उसके पीछे से हीट क्या हो रही है, रिलीज। इसलिए आप सबने नोटिस किया होगा कि फ्रिज का अंदर से जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो अंदर क्या होता जाता है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है, अंदर टेम्परेचर कूल डाउन होता जाता है, और फ्रिज की जो बाहर वाली सरफेस होती है वो गर्म हो रही होती है, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा उसको छोड़ दीजिए और आ जाइए घर में, क्या क्या एग्जांपल है। ये जो तुम रोज दिन रात सुबह शाम खाना ठूस के आते हो, ये खाना कैसे पकता है भाई साहब, ये खाना कैसे पकता है? अम्मी गोश्त लाती है, ऐसे बर्तन में डाल के यूं यूं चलाती है, तैयार हो जाता है। नहीं मेरे भाई, उसमें चूल्हे से मुसलसल क्या जारी होती है, हीट। और उस हीट को एब्जॉर्ब करके 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 आहिस्ता आहिस्ता मसाले अपना फ्लेवर छोड़ते हैं, टमाटर अपना रंग दिखाता है, प्याज अपना रंग दिखाता है, मिर्ची मसाले और गरम मसाले और खड़े मसाले अपना फ्लेवर ऐड करते हैं, गोश्त आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होता है और खाने के काबिल बन जाता है। वरना खा लो, कच्चा ही खा लो, आदमखोर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि सर वो कैसे चेंज, भाई दिन रात तो हमारे सामने आ रहा है। इस कमरे का एसी एंडोथर्मिक प्रोसेस में है, आपके घर का फ्रिज रेफ्रिजरेटर एंडोथर्मिक प्रोसेस में है, अगर आपने वाटर डिस्पेंसर लगाया हुआ है वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस में। आपके घर में जो खाना पक रहा है रोज पतीली के अंदर, कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर में भी खाने का खाना क्या कर रहा है, मुसल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो क्या होगा, एक्सो का वर्ड क्या निकला, कहां से निकला, एग्जिट से। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब ना हो बल्कि क्या हो, रिलीज हो। बेटा इसकी तो बेतहाशा और एग्जांपल्स हैं। ये जो खाना, अब देखो पकने पकाने में देखो तो सही, किचन का देखो, कभी किचन गौर से देख भी लिया करो। कैसे देखोगे, कभी किचन में गए नहीं हो, अम्मा ही लाला के ठुसाई जा रही है। किचन में वो जो खाना पक रहा है, कुकिंग का प्रोसेस, उसमें चूल्हे में क्या हो रहा है, चूल्हे में गैस आ रही है, आपने गैस को जला दिया, बर्न कर दिया। अब वो जो मीथेन गैस है, वो मीथेन गैस क्या कर रही है भाई, चूल्हे में वो जो मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, और जल कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रही है, साथ में एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज। और यही हीट एनर्जी से तुम क्या बना रहे हो, खाना बना रहे हो। तो जो तुम्हारा घर में जो खाने का प्रोसेस है, वो जो चूल्हे में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक, और पतीली में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक। वो जो जी अभी बड़ी ईद गुजरी है, अभी वो मुहर्रम भी गुजरा है जी, हलीम बना रहे हैं रात को जाग कर जी, वो बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। वो जो बारबेक्यू पार्टी करते हो कम वक्तों, कोयला जला जला कर, उस कोयले से क्या निकल रही है, हीट। और क्या वो कोयला चेंज हो रहा है साथ साथ, यस यस और नो? वो कोयला देखते ही देखते अपना रंग, वो काला कोयला क्या हो जाता है, सफेद राख बन जाता है, यस और नो? और साथ साथ क्या देता जाता है, हीट देता जाता है, जिससे तुम बिहारी बोटी बनाते हो, जिससे तुम टिक्के बनाते हो, बिहारी कबाब बनाते हो, और जनाब सीख कबाब बनाते हो, और फिर पूरी पराठे के साथ चटनी डाल के खाते हो, भूख लग रही है। इसी तरह आप, वैसे तो कराची में तो ये मौसम आता ही नहीं है ठंड का। मैंने पहले पहले ही बताया था कि कराची में हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि स्प्रिंग होती है, ऑटम होता है, विंटर होती है और समर होती है। लेकिन कराची में जिंदगी गुजारने के बाद पता चला कि कराची में गर्मी होती है, कम गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी होती है और सड़ी हुई गर्मी होती है।
बस ये चार ही मौसम कराची के अंदर होते हैं, सर्दी का तो पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग भी कराची से बाहर रहते हैं, सर्दियां आती हैं तो आप देखते हैं ना, बॉन फायर किया, आग लगा के बैठे हैं, हाथ सेक रहे हैं जी, अलग रोमांटिक सा माहौल बना हुआ है। तो वो जो बॉन फायर हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कौन सा केमिस्ट्री की नजर से देखो ना, अपनी केमिस्ट्री सेट करने में लगे हो, केमिस्ट्री की नजर से देखो तो उस बॉन फायर में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, लकड़ी जल रही है केमिकली और हीट बोलो रिलीज कर रही है। ये जो एसी का आउटर है, ये कमरे के अंदर तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहा है एसी का इनर, और जो एसी का आउटर है वो कौन सा प्रोसेस कर रहा है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज कर रहा है। वो जो फ्रिज का इवेपोरेटर है, इनर है, जहां तुम खाना रख रख के आते हो, वहां तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन फ्रिज की बैक साइड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक। कभी सोचा ही नहीं आपने, घर में ही हो रहा है, तुम्हें लगता है हर रिएक्शन लैब में होता है। बात समझ आई है नहीं आई है? कैन यू देखो पूरी डिस्कशन, कैन यू गिव दैट मीथेन एग्जांपल अगेन बेटा। चूल्हे में जो गैस आ रही है ना हादी, दैट इज मीथेन। चूल्हे में जो गैस आ रही है, आपके चूल्हे में जो गैस आती है, दैट इज 96% मीथेन। और आप क्या करते हो, उसको जलाते हो, फ्लेम ऑन हो जाता है, तो ये क्या हो रही है, गैस इज एक्चुअली कंबस्टिंग, गैस इज बर्निंग, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, एनर्जी इज रिलीज, ये ऑब्जर्वेशन है, और उसी एनर्जी को तुम यूज करते हो अपने खाने को पकाने के लिए। तो बताने का मकसद क्या था कि एक्सो एंडो लैब में होने वाले रिएक्शन नहीं भाई, हमारे सराउंडिंग में तो हो रहे हैं। आई बी गेटिंग दिस ऑल? एंडोथर्मिक क्या हुआ, वो रिएक्शंस जिनके दौरान हीट एनर्जी क्या होती है बेटा बोलो, एब्सॉर्ब, और वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज, उनको क्या कहेंगे, एक्सो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों, यस और नो? ऑनलाइन वालों 55 बच्चे हैं, 5 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों की क्या रूल निकाल ली है मतलब गुलमौत ने? मैंने एक पास पेपर क्वेश्चन दिया था, उसका फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन एग्जिस्ट होने का। अभी बता दें, अभी बता देते हैं ये, चलो कुछ नया सवाल भी लाई तुम, शुक्र है। 2 मिनट रुको, होल्ड करना इस सवाल पे, देखो बेटा डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, एक तरफ पहले हेडिंग बना लीजिएगा एंडोथर्मिक की। दोज thermochemical reactions during which heat energy is absorbed or taken in are called endothermic reactions। बेटा ये डेफिनेशन लिखने के बाद ना 5 to 6 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा। ये डेफिनेशन लिखने के बाद 5 to 6 लाइंस का स्पेस छोड़ देना, और फिर एक्सो की डेफिनेशन लिखते हैं। क्यों छोड़ देना, यहां कुछ काम कराऊंगा। एक्सो की डेफिनेशन लिखें। हम्म, लिखा नहीं था? लिख लो भाई, छाप लो, छपोड़ो। Those thermochemical reactions during which heat energy is absorbed or taken in। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो दरमियान में क्या हो रहा है बेटा, हीट इज एब्सॉर्ब। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दरमियान में हीट ऐड हो रही है, दरमियान में हीट ऐड हो रही है, हीट ऐड करके रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये लिख लिया एंडोथर्मिक, आगे चले ऑनलाइन वाले बच्चों। ओके नेक्स्ट वन, दोज थर्मो केमिकल रिएक्शंस during which heat energy is released or given out are called exothermic reactions।
यहां क्या हो रहा है बेटा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट एनर्जी, बोलो बेटा, रिलीज हो रही है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस कन्वर्जन के दौरान हीट एनर्जी क्या होती जा रही है, रिलीज होती चली जा रही है। और वहां क्या हो रही थी भाई, एड एब्जॉर्ब होती जा रही थी। क्या नाम था तुम्हारा, सुमैया, हुदा, क्या नाम था तुम्हारा, हुदा, सुमैया तो नहीं था ना? जी महानूर बाबर कुछ पूछना चाह रही हैं, जी महानूर बाबर बोलिए, आई मीन पूछिए, जी महानूर बोले जल्दी से। नो सर, अच्छा गलती से हो गया। अच्छा जी, अब एक सवाल यहां से आया बच्ची बेटा, वो जो आपने सवाल पूछा ना, वैसे वो एग्जांपल्स में भी आएगा, लेकिन अभी चूंकि पूछ लिया, आपको लगे सर देना नहीं चाह रहे जवाब इसलिए टोपी कर रहे हैं, तो मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ हिंट हिंट में बता देता हूँ, समझ आप जाएंगी। देखो, जब सॉलिड को मेल्ट कर रहे होते हो तो हीट क्या करते हो, देते हो या लेते हो? सॉलिड को जब आप मेल्ट कर रहे होते हैं तो हीट दे रहे होते हैं, तो कैसा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। लिक्विड को जब बॉईल कर रहे होते हो तब भी हीट दे रहे होते हो, कैसा प्रोसेस हुआ? भाई देखिए, जब आप लिक्विड पानी को बॉईल कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, हीट उसको दे रहे होते हैं ना। हीट पानी में क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो कैसा प्रोसेस हुआ ये, एंडोथर्मिक। अब रिवर्स कर लोगे तो कैसा होगा, जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, यहाँ फिजिकल एक बच्ची का सवाल है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जा रहे होते तो क्या हमने नोटिस नहीं किया कि मुसलसल हम क्या कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, विच मींस कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। भाई सॉलिड को अगर पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो हीट देते हैं ना उसको। आयरन सॉलिड को मेल्ट करोगे तो हीट देकर करोगे, तो ये प्रोसेस कैसे है, एंडोथर्मिक है। जबकि जब इसका रिवर्स करोगे तो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। जब आप पानी को जमाते हो तो हीट रिलीज होकर निकलती है ना फ्रिज के पीछे से बाहर। जब पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हो तो हीट उसकी रिलीज होकर कहां से निकल रही होती है, फ्रिज के बैक साइड से बाहर आ रही होती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो बात समझ आई? देखो, हम पानी को जमा रहे होते हैं तो हीट रिलीज हो रही है, हाँ पानी में से हीट रिलीज होती है, जब एक्सोथर्मिक हो गया ना, फ्रीजिंग। अच्छा जी, आर दिस रिएक्शन ऑलवेज फाउंड टुगेदर? कौन से रिएक्शन बेटा, नहीं बेटा जरूरी नहीं है ऑलवेज फाउंड टुगेदर, कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं करते। पहले मुझे बताओ डेफिनेशंस क्लियर है, क्योंकि मैं आखिरी नुक्ता आपके साथ शेयर करूंगा, बस आज की क्लास ऐड करूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। ओके नाउ, मुझे एक बात का जवाब देना, ऑनलाइन फिजिकल बच्चों दोनों से जवाब चाहिए मुझे। मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये पढ़कर नहीं आए साइंस में, पार्टिकल नेचर में, कि कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। पार्टिकल नेचर में हम सबने पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी करते हैं, और गैस की मूवमेंट भी होती है। और क्या हमारी और तुम्हारी एनर्जी जीरो होती है? नहीं, हर पार्टिकल की पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इस पेन में पहले, एज पर द साइंटिफिक कंसेप्ट, इस पेन के पार्टिकल्स के पास पहले से एनर्जी मौजूद है। और इसका एविडेंस क्या है कि देखो, अगर मैं इस पर एनर्जी लगाऊं, इसकी एनर्जी से कम, तो ये पेन नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैं एनर्जी लगा दूं इसकी एनर्जी से भी ज्यादा, तो ये पेन डीफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो खुलासा ये कि हर मटेरियल के पास पहले से एनर्जी मौजूद होती है। इस चैप्टर में हम उसे हीट कंटेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इस चैप्टर में अब एक वर्ड आ रहा है, और ये वर्ड चैप्टर के एंड तक चलेगा बार बार, हीट कंटेंट, हीट कंटेंट, हीट कंटेंट। हर चीज में, इस टेबल में, इस चाय में, ग्लास में, कप में, जो एनर्जी पहले से मौजूद है, जो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, वो एनर्जी के लिए यहां पर वर्ड यूज होगा क्या बेटा, हीट कंटेंट। और रिएक्टेंट का हीट कंटेंट हम सिंबलाइज करेंगे H1 के सिंबल से। H1 is used to symbolize heat content of reactant, और प्रोडक्ट के हीट कंटेंट को हम सिंबलाइज करेंगे किससे बेटा, H2 से। दोबारा से, व्हाट इज H1? हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो भी रिएक्टेंट है उनके पास जो एनर्जी मौजूद है दैट इज H1, एंड जो प्रोडक्ट के पास एनर्जी मौजूद है दैट इज H2। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी हीट कंटेंट रिएक्टेंट का क्या कहलाएगा मुनस्सा, H1, और प्रोडक्ट का क्या कहलाएगा, H2। तो H1 H2 किसके लिए यूज होंगे, बात समझ आ रही है? H1 will always be used for reactant and H2 will always be used for प्रोडक्ट। और होता ये है कि बच्चे ना H1 H2 दिमाग में रट्टा लगा लेते हैं, वो ये भूल ही जाते हैं H1 है क्या। तो जब एग्जाम में आएगा ना, तो H1 नहीं लिखा होगा, एग्जाम में लिखा होगा हीट कंटेंट। तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट है H1, और हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट है H2। अब बस कॉमन सेंस से मुझे जवाब देना, जब यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो हीट वाज एडेड, यस और नो? तो अगर यहां पर वैल्यू 50 थी, इमेजिन करो यहां पर वैल्यू 50 थी और यहां पर 20 ऐड हो गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी,
70। तो ये वैल्यू H2 की H1 से ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा। क्या ये हमेशा ही ज्यादा होगी? ऐसा नो भाई, क्योंकि दरमियान में हीट क्या हो रही है? ऐड। समझना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या नाम था तुम्हारा? एमन। एमन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब H1 H2 में जा रहा था, दरमियान में हीट क्या हुई? ऐड। मैं घर से 100 रुपए लेके निकला, रास्ते में एमन ने 50 मुझे और दे दिए, ऐड कर दिए, तो आंसर जाहिर है एंड पॉइंट पर 150 होगा, जो ज्यादा होगा। तो क्या ये बात कॉमन सेंस में बैठती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में दरमियान में क्या होती है? हीट ऐड होती है। तो क्या मैं ये जुमला लिख सकता हूं कि देयरफॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन में H2 की वैल्यू हमेशा H1 से ज्यादा होगी? यस और नो? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में H2 क्यों ज्यादा होगी? दरमियान में हीट क्या हुई है? ऐड हुई है। तो इसलिए H2 का वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा H1 से क्या होगी? ज्यादा। इज दिस क्लियर? अच्छा, यहां आ जाओ नीचे। यहां क्या हो रहा है? आप H1 से निकले, H2 में जा रहे थे, दरमियान में हीट क्या हो गई? रिमूव हो गई, रिलीज हो गई। मैं 100 रुपए लेके निकला था, दरमियान में 30 रुपए गिर गए, रिलीज हो गए, दरमियान में 30 रुपए की आइसक्रीम खा ली। तो अब एंड पॉइंट में कितने पैसे होंगे? 70 रुपीज होंगे। तो अगर यहां 100 रुपए लेके निकला, यहां 70, तो H2 की वैल्यू यहां पर ज्यादा है या कम है? कम है। लॉजिक क्या है कि भाई दरमियान में हीट क्या हो गई है? रिलीज हो गई है, तो प्रोडक्ट के पास जो अवेलेबल वैल्यू आएगी वो कम होगी। तो क्या यहां पर मैं जुमला लिख सकता हूं कि H2 विल ऑलवेज बी लेसर देन H1? देखो, ये H2 H1 ज्यादा होगा या कम, इसे हमेशा आपने फिंगर टिप पे याद रखना है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे याद रखो कि एंडो में, ऑनलाइन वालों, ऐसे याद रखो कि एंडो में हीट क्या हुई थी? ऐड। तो ऐड होने के बाद H2 का आंसर ज्यादा होगा, और एक्सो में हीट क्या हुई थी? रिमूव। तो रिमूव होने के बाद H2 का आंसर कम होगा। किससे? H1 से। अब ये मैंने क्यों बताया, समझना। ये 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आता है और बच्चे 90% गलत करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, समझो। अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं हीट कंटेंट का, दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा का साइन डिफरेंस के लिए यूज होता है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस निकालना चाहूं, तो फिजिक्स में, मैथ में आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है? H2। इनिशियल वैल्यू क्या है? H1। तो मेरे बच्चे H2 वाज अ बिगर वैल्यू, H1 वाज अ स्मॉलर वैल्यू। तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम अ लार्जर वैल्यू। आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? आंसर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच, विच इज डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी और डिफरेंस ऑफ हीट कंटेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस ऑफ हीट कंटेंट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि H2 की वैल्यू ज्यादा है, H1 की वैल्यू कम है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो छोटी वैल्यू को माइनस करोगे बड़ी वैल्यू में से, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर यही चीज आप एक्सोथर्मिक में करो, तवज्जो, एक्सोथर्मिक में क्या है? H2, अगेन फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। H2 की वैल्यू क्या थी बेटा? लेस थी, और H1 की वैल्यू ज्यादा थी। तो जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 में से 70 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। देयरफॉर डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दोबारा समझना मेरे बच्चे, ये मैथमेटिकल थोड़ी सी वर्किंग मैंने इसलिए की है कि एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछेगा कि व्हाई डेल्टा एच इज टेकन टू बी पॉजिटिव और व्हाई डेल्टा एच इज टेकन टू बी नेगेटिव। समझो, ये सवाल आता है थ्योरी के अंदर। ये तो बच्चों को पता होता है कि एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सो के लिए नेगेटिव। जब ये सवाल वाई करके आएगा ना, फिर फंस जाते हैं। 2 नंबर का जवाब होता है या बाज़ दफा 3 मार्क का जवाब होता है। अभी मैं लिखवा भी दूंगा इसको। पहले समझो, लॉजिकली समझ में आई बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि हीट ऐड होकर प्रोडक्ट बना है, इसीलिए H2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और जब डिफरेंस निकालेंगे तो स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में से माइनस करेंगे रिदाम, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहां पर H2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो। कम होगी। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसी बात का लॉजिकल आंसर मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में लिखवा दूंगा, बिकॉज टाइम भी ओवर हो गया, बच्चों को दूसरी क्लास भी लेनी होगी। लेकिन ये बात समझ आ गई है एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ आ गई सबको? एवरीबॉडी आउट देयर? गुड हो गया। ठीक है, इसी आंसर से कि व्हाई दिस इज पॉजिटिव एंड व्हाई दिस इज नेगेटिव, इंशाल्लाह ताला हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगली सेशन में। याद रखें, ये चैप्टर का हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंथैल्पी क्या है मैं बाद में बताऊंगा। अभी जितना पढ़ा है उतना समझ आ गया सबको? एक्सो एंडो की डेफिनेशन और ये मैथ्स सबको क्लियर हो गई है? बस ये काफी। अगर आज यहां तक आ गया तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने पूरा कर लिया।